ये ऐसी सरजमीन है। तो बहुत बहुत खैर मकदम है कैप्टन साहब आपका। बहुत जल्द फजील साहब जुड़ेंगे। सबसे पहले कैप्टन साहब, जो इजराइल में तबाही बहुत बड़ी हुई है, हमने आपके सामने डिटेल्स पूरी दी है, किस तरह से अब फतेह 110 का इस्तेमाल किया गया। उसकी भी मैंने ये जो गाइडेड मिसाइल है, किस तरह से हेडक्वार्टर जो वहां पे आईडीएफ के, मोसाद के, तो वहां पे बड़ी तबाही, वहां पे मॉल भी उड़ गया। और अब बाकायदा जो है वो कह दिया है हिजबुल्लाह ने कि अब तबाही का जवाब तबाही होगा। तो कैसे आप देखते हैं कि एक तरफ ये बात चल रही है कि साहब ये बहुत जल्द सीज फायर होगा, दूसरी तरफ हमले जो है बहुत तेजी से बढ़ गए। कैसे देखते हैं, क्या क्या हो रहा है? डॉक्टर रिजवी, अच्छी बात यह है कि अब दुनिया जो है कोशिश कर रही है। अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, यूरोप के अलग-अलग देश भी कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी अरब मुल्क भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हमास और इज़राइल की जो लड़ाई है, उसको आस्ते-आस्ते ठंडा किया जाए, जंगबंदी की तरफ ले जाया जाए। सऊदी, मिस्र ऐसे देश थोड़ा-सा सक्सेसफुल हासिल भी कर चुके हैं इस दिशा में। आज जो हिजबुल्लाह ने हमला किया इज़राइल में, वो हमला काफ़ी सक्सेसफुल रहा, उससे इज़राइल में काफ़ी नुकसान भी हुई। अब देखना ये है कि क्या इज़राइल की जो आर्मी की लीडरशिप है, आईडीएफ की जो लीडरशिप है, वो हिजबुल्लाह के इस ताकत से परेशान हो जाता है या पस्त हो जाता है? अगर इज़राइल के जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप हैं, वो हिजबुल्लाह के इस हमले से परेशान हो जाते हैं, तो वो शायद जंगबंदी की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएँगे। लेकिन अगर हिजबुल्लाह के इन बढ़-चढ़ के जो सक्सेसफुल अटैक हो रहे हैं, इनसे इज़राइल की लीडरशिप पस्त होने लगती है। इज़राइल के जो आम अवाम हैं, वो भी थकने लग जाते हैं और अपनी सरकार से सवाल पूछने लग जाते हैं, तो फिर इज़राइल पर एक दबाव आएगा कि वो बातचीत करे। अच्छी बात ये है कि अभी फिर से खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने उनके जो एम्बेसडर हैं बेरूत में, उनके ऊपर एक सेकंड राउंड प्रपोजल्स जो है वो भेजा है। फर्स्ट राउंड प्रपोजल में जब अमेरिका के एम्बेसडर ने बातचीत की अ, इज़राइल के साथ या हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि के साथ, और अमेरिका से हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि ने अमेरिकन पीस प्रपोजल को तेहरान तक ले जाकर बातचीत की थी, तो उससे कुछ सजेशन निकले हैं। और सेकेंड पीस प्रपोजल अब अमेरिका फिर से भेज रहा है लेबनान में अपने एम्बेसडर को। तो बातचीत के लिए बैकडोर कॉरिडोर से अमेरिका कोशिश कर रहा है। जैसे-जैसे 20 जनवरी पास में आएगी, मेरे ख्याल से जो डोनाल्ड ट्रंप के जो कंसल्टेंट्स हैं, वो हर रोज ही काफ़ी बड़ी तादाद में नए कंसल्टेंट्स को तैनात कर रहे हैं। पुराने जो कंसल्टेंट्स थे, एडवाइज़र थे, उनको बर्खास्त कर रहे हैं। तो जैसे-जैसे 20 जनवरी का समय पास आता जाएगा, हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका एक तरह का दबाव बनाएगा इज़राइल के ऊपर कि इज़राइल बमबारी बंद करे, बातचीत के लिए तैयार है, हो जाए, जिसका पहला कदम होगा कि सीज़ फायर दोनों तरफ से एक साथ चालू हो। जी। और एक ब्रेकिंग खबर के तौर पे यहाँ पे राजा सिंह राजपूत ने दी है। उन्होंने कहा कि इजराइल में खबर है कि वहां पे खाना जंगी शुरू हो गई है और मीडिया उसको नहीं दे रहा है, लेकिन वहां खाना जंगी, और आज जब हमले हुए हैं तो लोग अब ज्यादा ही सड़कों पे आ गए हैं। बहुत जबरदस्त नेतन्याहू की मुखालफत हो रही है। यहाँ पे ये खबर है। और यूएन में जिस तरह से यहाँ बताया गया है कि यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में लाया गया यूएन कंडीशनल एंड परमानेंट सीज फायर वाला प्रस्ताव, अमेरिका ने फिर 5वीं बार वीटो कर दिया। कैप्टन साहब, ये आप सुन रहे हैं, अमेरिका ने फिर वीटो कर दिया है। आप कह रहे थे कि बहुत जल्द जो है वो जंगबंदी होगी, लेकिन एक तरफ हिजबुल्लाह ने हमले तेज किए, दूसरी तरफ अमेरिका ने वीटो कर दिया। ये 5वीं बार वीटो है। मामला क्या है? ये रुकेगा नहीं रुकेगा? क्या इसके पीछे मंशा, क्या आपको लग रहा है? जी हाँ, आज जो अमेरिका ने यूएनएससी में जो वीटो किया है,
इसको दुनिया के सारे मुल्क पहले से ही भांप रहे थे कि ऐसा होगा, जैसे कि पहले भी 3-4 बार हुआ। ये बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अभी तक अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया नहीं है, जो बाइडेन की सरकार चल रही है और जो बाइडेन हमेशा यूएनएससी में जब भी इज़राइल के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता है, तो जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमेशा उस प्रस्ताव को वीटो किया है। क्या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आकर कोई नया रास्ता चुनेगा? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे कि यूएनएससी के फ्लोर पर चाहे जो भी बातचीत हो, असल जो दबाव है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इज़राइल पर इस तरह से डालना है। एक, शायद इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये समझाना है कि आप हमेशा के लिए ये मत उम्मीद रखो कि अमेरिका हमेशा के लिए साल दर साल हर साल आपको करोड़ों अरबों डॉलर्स के हथियार फ्री में देता रहेगा। हो ये रहा है कि जो ये लड़ाई चल रही है अब पिछले 1 साल से, इसके दौरान अमेरिका ने जितने हथियार दिए हैं, अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने बनाए और अमेरिका ने सप्लाई किए इज़राइल को, इज़राइल ने अभी तक उनकी पेमेंट तो की नहीं है। इसकी पेमेंट इज़राइल को भविष्य में कभी करनी पड़ेगी। 5 साल लग जाएँगे, 10 साल लग जाएँगे, 20 साल लग जाएँगे। तो अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार जा रही है, ट्रंप सरकार जब आएगी तो उसमें थोड़ा बिज़नेस माइंडेड लोग भी होंगे एज़ द एडवाइजर्स और वो कहेंगे ठीक है, हम बेचना चाहते हैं हथियार सही है, लेकिन हथियार बेचने के बाद पैसा तो वापस आना चाहिए ना अमेरिका में, जो कि फिलहाल नहीं हो रहा है। पिछले 1 साल में इज़राइल ने जितने हथियार अमेरिका से लिए हैं, उसकी भरपाई करने का कोई तरीका अभी तक निकाला नहीं गया है। अमेरिका ने यूक्रेन के साथ क्या किया है मैं बता देता हूँ। अमेरिका के अलग-अलग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स ने यूक्रेन में जाकर वहाँ पर जो बड़े-बड़े खेत हैं, खलियान हैं, उनको 99 साल के लिए लीज़ पर ले लिया है एज़ कंपनसेशन। लेकिन दिक्कत इज़राइल के साथ ये आ रही है कि इज़राइल में तो कोई उपजाऊ ज़मीन है नहीं, खेत खलियान है नहीं, सिर्फ रेत ही रेत है। तो उसके लिए अगर 99 साल के लिए लीज़ मिलेंगे तो उसमें उगाएँगे क्या? अमेरिका में एक और चीज़ हो रही है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है वो चाहती है कि इज़राइल के साथ जो उनका बहुत मजबूत रिश्ता है वो मजबूत रहे। लेकिन उससे इज़राइल जो एक गलत अंदाज़ा निकाल रहा है कि अमेरिका आँख बंद करके इज़राइल को मदद करता रहेगा, इस भ्रम से इज़राइल को निकालना है। यानी दोस्ती मजबूत रहेगी लेकिन इज़राइल अमेरिका की इस दोस्ती का कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। अभी होता ये है कि इज़राइल हर रोज जिस दिन भी चाहे जितने मर्जी बॉम्ब्स गिरा रहा है गाजा के ऊपर या लेबनान के ऊपर, कभी-कभी वो ईरान की तरफ भी चला जाता है। ये तो जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड वर्ल्ड है, देखिए दुनिया एक कायदे से चलती है, नियमों से चलती है। इज़राइल उनको फॉलो नहीं कर रहा है। तो शायद अमेरिका से प्रेशर ऐसे भी आएगा कि इज़राइल की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका की जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है वो इज़राइल को कहेगी कि आप दुनिया में जो नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं, उसको आस्ते-आस्ते मानना शुरू कीजिए। अपनी धौंस अकेले अमेरिका के बलबूते पर दुनिया पर ना निकालिए। इससे मेरे ख्याल से काफ़ी हिंट जा चुका है और 20 जनवरी तक आप देखेंगे पानी की जो धार है वो दूसरी तरफ बहनी शुरू हो जाएगी। जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और यूनुस चौड़वारा साहब ने लिखा है कि एक एजेंसी की रिपोर्ट इज़राइल का हाइफा पोर्ट पूरी तरह तबाह हो चुका है। हिज़बुल्लाह के हमले से वापस इसको बनाने में बहुत वक़्त लगेगा। तो ये जो तबाही की खबरें हम मुस्तकिल सुन रहे हैं। एक चीज़ और कैप्टन साहब मैं थोड़ा-सा चाहता हूँ कि उस पे भी चर्चा हो। जिस तरह से चीन का रोल मिडल ईस्ट में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और 2 बड़ी ताकतें जो अलग-अलग थीं यानी सऊदी अरब और ईरान, उसको जिस तरह से लाया गया, दरअसल ये 2 मुल्क नहीं हम कह लें मुसलमानों के 2 नज़रिए, वो एक साथ आए प्लेटफ़ॉर्म पे वरना शिया सुन्नी। लेकिन ये जो इसको किस तरह से और अभी हमने जैसा कि आपको बताया किस तरह से वहाँ के जो चीन के उप विदेश मंत्री, सऊदी के उप विदेश मंत्री, ईरान के उप विदेश मंत्री, इनकी जो मीटिंगें हुई, जो
मुआहदे हुए, कैसे देखते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ ये जो सिलसिला है, कैसे देखते हैं कैप्टन साहब? जी हाँ, अमेरिका को काफ़ी परेशानी हो रही है। अमेरिका ने कभी नहीं ये सोचा था कि सऊदी जो है वो चीन के इन्फ्लुएंस में आके ईरान से बातचीत करना शुरू कर देगा। तो पिछले साल जब चीन ने एक साथ एक ही टेबल पर बैठकर सऊदी और ईरान के लोगों से बातचीत कराई, तो अमेरिका में खलबली हो गई। लेकिन दुनिया के जितने पीसफुल लोग हैं, जिनको अमन पसंद है, शांति पसंद है, सबने इस शिया और सुन्नी के एक साथ बैठकर बातचीत का बहुत बड़ा वेलकम किया। भारत की सरकार ने भी इस डेवलपमेंट को बहुत पॉजिटिव तरीके से लिया। इसका सबसे बड़ा फ़र्क ये पड़ा कि अमेरिका ने हमेशा से कोशिश की थी कि जो ओआईसी के देश हैं, मुस्लिम देश हैं 56 या 57, उनको 2 धड़ों में बाँट दिया जाए किसी न किसी बहाने पर। अमेरिका ने कभी कुछ लोगों को बोला ये तो शिया मुल्क हैं, कुछ लोगों को बोला ये तो सुन्नी मुल्क हैं। अमेरिका आज भी कुछ मुस्लिम देशों को बोलता है कि यहाँ तो पेट्रोल जमीन से निकलता है, तो उनको थोड़ा वीआईपी स्टेटस दिया हुआ है। और काफ़ी सारे ओआईसी के ऐसे मेंबर भी हैं जिनके यहाँ पर पेट्रोल या कच्चा तेल पैदा नहीं होता, तो अमेरिका उनको दोयम दर्जे का देश मानता है। लेकिन सबसे अच्छी बात तो पिछले महीने हुई जब सऊदी ने डिसीजन लिया कि अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, आर्मी के जनरल साहिबान को उन्होंने ईरान भेजा और ईरान में जाकर वो ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स से मिले। इससे 2-3 चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक, दोनों ही आर्मी के जो कमांडर्स हैं, वो आपस में एक-दूसरे में यकीन दिलाना चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच में कोई टकराव की स्थिति या टेंशन नहीं है, ना थी, ना है, ना भविष्य में रहेगी। तो ईरान ने भी अपनी मिसाइलों का रुख सऊदी से दूर मोड़ लिया है। सऊदी ने भी अपनी जो डिफेंस सिस्टम्स थे, उनको ईरान से दूसरी तरफ मोड़ लिया है। दूसरी बड़ी चीज़ ये हो गई कि अब से भविष्य में आस्ते-आस्ते होगा, ईरान और सऊदी एक-दूसरे को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मदद करेंगे। अ, सऊदी में एक बहुत बड़ी दरकार है। सऊदी ये एंटीसिपेट कर रहा है कि अगले 20-30 साल के अंदर उनके यहाँ जो कच्चा तेल है, उसका भंडार शायद खत्म हो जाएगा। दुनिया ऐसे भी आस्ते-आस्ते न्यूक्लियर पावर की तरफ जा रही है, दुनिया आस्ते-आस्ते ऐसे भी अ सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है या जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं उसकी तरफ जा रही है। तो सऊदी चाहता है कि ईरान के साथ मिलकर एक ऐसा कमर्शियली वायबल सिस्टम बनाए जिसमें जब कच्चे तेल के भंडारण खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी सऊदी दुनिया भर के लोगों के सामने एक तिजारत के लिए बहुत बड़ी जगह बन जाएगी। जैसे कि हम अभी देखते हैं कि अबू धाबी में है, कतार में है, हांगकांग में है, सिंगापुर में है। लेकिन काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि हो सकता है कि सऊदी और ईरान मिलकर अपनी फ़ौजी ताकत को एक साथ शायद इज़राइल के विरुद्ध इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एज़ ए मिलिट्री एनालिस्ट मुझे लगता है कि शायद अभी तक सऊदी और ईरान की दोस्ती इतनी मजबूत नहीं हुई कि सऊदी की जो फ़ौजी ताकत है वो ईरान के साथ मिलकर इज़राइल के खिलाफ झोंकी जा सके। जी।